हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आप बोलोगे सर रिपीट कर रहे हैं हम। जी हाँ, रिपीट नहीं कर रहे, टॉपिक यही है। देखिए, आपका चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, अब उस चैप्टर में एक स्पेसिफिक टॉपिक फिर से आ गया है चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, क्या है टॉपिक? टॉपिक वही है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब आप सिर पकड़ चुके हो कि सर है क्या, कहानी समझाओ। देखो, समझो चीजों को, दुनिया गोल है, ठीक है, तो हम घूम के वापस वहीं पे आए हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, वो इवॉल्व कर रहा है अमेंडमेंट्स के थ्रू। अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं, इतने ज्यादा अमेंडमेंट, सही है गलत है, कैसे अमेंडमेंट होते हैं, क्या अमेंडमेंट होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली है। अब सवाल फिर से वही आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है तो क्यों है? ठीक है, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, एक बैकग्राउंड समझ में आया। तो उस बैकग्राउंड पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, एक लिविंग बीइंग की तरह, जैसे एक लिविंग बीइंग क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है चीजों को, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा सर? उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि उसकी इंटरप्रिटेशंस समय के हिसाब से बदलती है, ग्रो करती है, चेंज होती है, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो दिस डॉक्यूमेंट कीप्स रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो समय के हिसाब से जिस तरह से अलग अलग सिचुएशंस इवॉल्व होती है, ठीक है, उन सिचुएशंस, उन सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट में, उसके फेवर में जो सही होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन रिएक्ट करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन उस तरह से रिएक्ट करता है, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, हम लोगों के लिए इंटरप्रेट करती है। आया समझ में? तो उस सेंस में वो लिविंग बीइंग की तरह कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह कंसीडर किया जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्ड्स टू एक्सपीरियंस। रिस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंस क्या होता है? देखो, आजादी मिले 70 साल से ऊपर हो गया है। अब इस बीच में हमने अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशंस देखे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे? तो आप देखेंगे, एक टाइम पीरियड था जब सिंगल पार्टी डोमिनेशन हुआ करता था, एक टाइम पीरियड आया इमरजेंसी वाला जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आया, एक टाइम पीरियड आया जब कोलिजन एरा रहा है। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस ही तो है ना। अब देखो क्या होता है, एक आप में और एक बुजुर्ग में क्या डिफरेंस आ जाता है। आप हो सकता है, मैं हो सकता हूं कि हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी हो, सारी चीजें करी हो, सब कुछ देखा हो, हमने क्या बोल सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग जगह में रह लिए हो हम, ठीक है, हमने इतनी सारी डिग्री ले ली हो। लेकिन हमारे से जो बुजुर्ग है ना, वो हमेशा एक कदम हमसे आगे क्यों रहेंगे? ठीक है, वो इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा चाहे ना हो इतना, लेकिन उनके पास में एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। ठीक है, आप जितने उम्र में हो उससे ज्यादा, उससे डबल हो सकता है उन्होंने क्या किया हो, लाइफ को देखा हो। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस मायने रखता है। नो डाउट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। और वही एक्सपीरियंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, आज जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो कितने ही प्राइम मिनिस्टर आ गए चले गए, वो देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने ही प्रेसिडेंट आ गए चले गए, देखा होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारी चीजों को अपने थ्रू, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मान लो, हाँ एक एग्जांपल जैसे हम ये देते हैं कि आपके क्लास टीचर जो हैं, तो आपके लिए वो क्लास पहली बार और आखिरी बार होगी, अगर एक बार में पास कर लेते हो तो। ठीक है, आपके लिए वो क्लास पहली बार होगी, लेकिन आपके क्लास टीचर ने क्या देखा है, कितने ही बच्चे ऐसे निकल गए होंगे, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से हर बच्चे से डील करते हैं। ठीक है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को रिस्पॉन्ड करता है। कि कोई सिचुएशन अगर हो रही है तो वो पहले भी देख चुका है कॉन्स्टिट्यूशन, इस हिसाब से वो अपने आप को तैयार कर चुका है, जुडिशरी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर चुकी है, आगे क्या हो सकता है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंटरप्रिटेशंस देता है। ठीक है, अब यहां पे फिर मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जुडिशरी के जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं। क्लियर? तो सेंस में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग बीइंग की तरह कंसीडर किया जाता है। आगे अगर आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू बी डायनामिक। और कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से काम कर पा रहा है लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह, अगर हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इसलिए क्योंकि वो उसकी एबिलिटी है कि वो अलग अलग सिचुएशंस में डायनामिक है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन बदल जाते हैं। ठीक, जैसे अब क्या है, वही राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है या नहीं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन स्टार्टिंग में कुछ थी, आज कुछ हो सकता है आगे कुछ और हो जाए। राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी आता है नहीं आता है, पहले कुछ और इंटरप्रिटेशन थी, आज कुछ और इंटरप्रिटेशन है। तो वो डायनामिक है, टू बी ओपन टू इंटरप्रिटेशंस एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सिचुएशन। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है। आगे समझ में कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, तो ये कारण है उसके। ठीक है, और यही क्या है, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क यही होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने आप को बदल सकता है समय के हिसाब से, जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह कंसीडर किया जाता है, वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये उसकी बेसिक एसेंस, ये उसकी आत्मा है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही है। क्लियर?
तो इस सेंस में अगर हम कंक्लूड करें तो क्या कर सकते हैं कि अ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड येट अलाउस फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करे हुए हैं, ठीक है। तो मेन काम तो यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करे। अब ये भी हो सकता है कि उस अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा तो डेमोक्रेसी पे खतरा आ जाएगा, लेकिन वो जो बैलेंस बना के रखा है कि वो डेमोक्रेसी को तो प्रोटेक्ट करेगा ही कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड येट अलाउस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस, बिकम्स नॉट ओनली ड्यूरेबल बट ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द सिटीजंस, ठीक है। मतलब देखो ये लाइन हम पढ़ेंगे, पढ़ के निकल जाएंगे, समझ नहीं आएगी, बाउंसर लग गई, चलो सर आगे बढ़े, ठीक है। एक अप्रोच वो भी होती है पढ़ने की कि पढ़ते जाओ, जो जो समझ में आ रहा है बस पढ़ लो, खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। एक अप्रोच वो होती है पढ़ने की। दूसरी अप्रोच ये होती है कि हर लाइन में, हर शब्द में क्या मीनिंग निकल रहा है वो समझना है। अब देखो एक आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों रिस्पेक्ट करें भैया? आप बोलोगे सर बहुत पहले बना था, चलो ठीक है आपका पॉइंट। आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे हमारे रिश्तेदार थे, चलो वो भी मान लिया कि उस कारण से रिस्पेक्ट करें। आप बोलोगे सर रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, वो भी मान लिया। लेकिन बेसिक चीज क्या है ना कि हम किसी की रिस्पेक्ट क्यों करते? क्योंकि वो उतना उस लायक होता है इस रिस्पेक्ट के। ऐसा तो नहीं ना कि आप सुनो मेरी बात, दिखती बात है कि आप किसी इंसान में अपने आइडियल को ढूंढते हो। आप आइडियल क्यों ढूंढते हो उस इंसान में? क्योंकि आप उस आदमी के अंदर वो अच्छाई देखते हो कि यार इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि ये आदमी इंस्पायरिंग है, ठीक है, हमें इनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक। वो हो गया। महात्मा गांधी की हम रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? भगत सिंह की हम रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? अलग अलग हम देख सकते हैं हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं हम? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है ना, वो उस लायक थे, उन्होंने उस रिस्पेक्ट को अर्न किया है, ठीक। अब वही चीज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है कि वो अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रख रहा है कि वो नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहा है। ये सब कुछ तो हो रहा है, न्यू प्रैक्टिसेस बिकम्स नॉट ओनली ड्यूरेबल बट ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द सिटीजन। तो इस कारण से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में परफेक्ट हो ही रहा है, और वो जो परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारी एस्पिरेशंस को अपहोल्ड करके रखा हुआ है, इसी कारण से वो एक क्या बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम दी सिटीजन। सिटीजन इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसने डेमोक्रेसी बचाए रखी है, साथ ही साथ वो डेमोक्रेसी के साथ साथ क्या करके रखा है, बैलेंस बनाए रखा है कि समय के हिसाब से बदलाव भी लाया जा सके। तो इतना कह सकते हैं ना कि लिविंग वॉकिंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट की तरह देखा जा रहा है उसे, ठीक है। वो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो थ्योरी हो गई, ठीक है, बड़ी अच्छी लगी सर, मजा आया। इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? क्या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली चलाने में कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सुप्रीम मानना सही है? ठीक है, चलो उसकी प्रैक्टिकलिटी देखते हैं। प्रैक्टिकलिटी देखो तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा 6 डिकेड्स का, 7 डिकेड्स कर दो, 70 साल हो गए, ठीक है, बुक पुरानी है। तो ये जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है 7 डिकेड्स का, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आपको पता है हमारी कंट्री में क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, बोलो हाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी पीछे क्या लिखा है वो मत देखो, आंख बंद कर लो, सिर्फ सुनो, ठीक है। इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है तो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के ऊपर थोड़ा सा एक बोलते ना ओवरहैंड होना चाहिए, किसका? पार्लियामेंट का, क्योंकि आप देख रहे हो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। तो पार्लियामेंट के पास में ज्यादा पावर होना चाहिए। इन शॉर्ट लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है, उसके पास ज्यादा पावर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पावर आपको लोगों ने चूज किया, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी दंगल करते जाओगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन फ्रेमवर्क सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो इस चीज को? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट अननेसेसरी वे में या फिर कह सकते हैं बहुत आर्बिट्ररी वे में अपनी पावर को एक्सरसाइज करे। पार्लियामेंट को भी एक फ्रेमवर्क की रिस्पेक्ट करना होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की रिस्पेक्ट करना होगी। सवाल क्यों सर, ऐसा क्यों? कायदे से तो आप जो बोल रहे हो कि पार्लियामेंट में जब डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो उनके पास ज्यादा पावर होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसकी पावर को भी रिस्ट्रिक्ट एक फ्रेमवर्क के अंदर क्यों डाल रहे हो? तो देखो समझना, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। आप नो डाउट पीपल्स रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हो, डेमोक्रेसी बोल रहे मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि लोगों ने चूज करके पहुंचाया पार्लियामेंट के अंदर लोगों हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो बात सारी सही है। तो वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, वो अपने आप में डेमोक्रेसी नहीं है। बड़ी सुंदर चीज है क्या कि ये वोट, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कोई नेशनल लेवल पे, वो सारी चीजें जो वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। डेमोक्रेसी ही नहीं है पूरी की पूरी, डेमोक्रेसी उससे भी ज्यादा है। क्या है? इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में जंगल राज नहीं है। आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चाहे वो करे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी क्या करना होगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी एक बाउंड्री में रह के काम करना होगा। एक मजेदार चीज बताता हूं, ठीक है,
ये मतलब कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट सिंपल सा ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पावर नहीं दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की पावर पे चेक लगाता है। समझ लो, दोनों में डिफरेंस है। हम कहते हैं ना कि हमारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होकर आई, जुडिशरी बोलेगी, पार्लियामेंट बोलेगी, एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, तो पावर डिराइव होकर आई है, वहां तक ठीक है, लेकिन वो पावर को चेक करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। रूल ऑफ लॉ जो है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हो, वो चीज जो है वो डेमोक्रेसी का एक बेसिक पार्ट बनती है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ है, इसके लिए आप पार्लियामेंट को एकदम सुप्रीम मत बताओ, पार्लियामेंट से भी ऊपर कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग through these institutions. Democracy is also about developing institutions and working through these institutions. डेमोक्रेसी में क्या है कि इंस्टीट्यूशंस बनाना है, पार्लियामेंट जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर जो है, जुडिशरी जो है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। अब उस इंस्टीट्यूशन के भरोसे डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को एक साथ चलाना डेमोक्रेसी है। ठीक है, आया समझ? और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड मेंटेन अ बैलेंस विद इन ईच अदर। सारी चीजें जो सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इन्हें लोगों की रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड मस्ट ऑपरेट विद इन दैट फ्रेमवर्क। ठीक है, लोगों के लिए काम करना होगा, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कैसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से सब कुछ नहीं है, हम सब कुछ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ है। आया समझ में? ये चीज हो गई है। तो देखो, ये मैंने आपको सारा सब कुछ बताया, जो 7 डिकेड्स वाली जो बात है, तो इसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइम पीरियड आए, उतार चढ़ाव, सारी चीजें आई है, इमरजेंसी, वहां पे खतरा आया डेमोक्रेसी को, सारी चीजें, लेकिन सबसे ऊपर अब वही वाली बात है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है, तो वो तो हो सकता है कि इस तरह से पर्सनालिटी कल्ट आ जाए, अभी डिक्टेटरशिप आ जाती, क्या कर लेते आप? तो उस सेंस में हम इंडिविजुअल को ऊपर ना रखते हो, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखें। ठीक है, वो कहानी थी। क्लियर हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ये जो हम देख पा रहे हैं ना कि वो रूल ऑफ लॉ बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं है, तो उस चीज को पॉसिबल करने में, पता है, उस चीज को पॉसिबल करने में जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल कंसेंसस का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसी टॉपिक के अंदर दो और सब टॉपिक जो है आपके, कि जुडिशरी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया है। किसी प्रकार के डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।